हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस वक्त एनसीईआरटी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 8 को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है बल और गति का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल की। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जिसको आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हम अपनी तरफ से शेयर करते हैं और साथ ही साथ इसमें जो डिस्कशन ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दे सकें। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लें। अब हम लोग सीधे आते हैं चैप्टर पर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम का ये चैप्टर है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के नाम से इसे जाना जा रहा है। अब बात यहां पर करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले यहां पर बल के बारे में बात की गई है कि आखिर यह बल क्या होता है। तो देखिए, बल एक ऐसी भौतिक राशि है, बल एक ऐसी भौतिक राशि है। अगर इसको सिंपलीफाई कर दें और इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी वजह से किसी भी वस्तु के में अवस्था परिवर्तन लाया जा सकता है या उसमें वेग उत्पन्न किया जा सकता है, तो उसे हम लोग बल कहते हैं। और अगर बल की हम लोग यहां पर बात करें तो यह बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। तो बल एक भौतिक राशि है जिससे किसी भी वस्तु का अवस्था परिवर्तन हो सकता है, उसमें वेग लाया जा सकता है, या फिर एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि आकार तथा आकृति में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बल हो गया। अब बात आता है कि दो तरीके के बल होते हैं, एक संतुलित बल होता है, एक असंतुलित बल होता है। ठीक है, अब संतुलित बल का मामला यह होता है कि जहां पर दोनों तरफ से अगर दो तरफ से अगर बल लगाया जाए तो वो बिल्कुल समान प्रकार का हो। ठीक है, जिससे कि किसी भी प्रकार का अवस्था परिवर्तन ना हो, तो वो संतुलित बल कहलाता है। जैसे कि आप बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि एक डेस्क है और उस पर आपने किताब रख दी। अब इस किताब को जो है इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी बल लगा रहे हैं, इधर से भी बल लगा रहे हैं, लेकिन दोनों का परिमाण जो बल का है वो समान है, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इधर लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ना किताब इधर जाएगी ना उधर जाएगी, और ये बिल्कुल उसी अवस्था में बनी रहेगी किताब जो पूर्व अवस्था में जब किताब रखी गई थी, तो उसी अवस्था में किताब बनी रहेगी। तो इस तरीके का जो बल लगाया जाता है जिससे किसी भी प्रकार का अवस्था परिवर्तन ना हो पाए, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित बल कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, संतुलित बल कहा जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जरा देख लेते हैं कि लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में यहां पे इन्होंने लकड़ी कह दिया है, मैंने उसको किताब कह दिया था आपको समझाने के लिए। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड में विपरीत सिरों पर से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू होता है। उसी प्रकार अगर हम धागे वाई को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू होता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है, यही बात मैंने बोली थी ना, तो लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं। तो मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। एनसीईआरटी की लाइन भी मैंने आपको बता दी। मैं यहां पर बार बार मैं बताता हूं कि एनसीईआरटी की लाइंस मैं कोट करता चलता हूं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको पता चले कि उसमें क्या जो मैंने समझाया वही बात जो है एनसीईआरटी में लिखी है कि नहीं लिखी है। तो वही बात इन्होंने कहा है कि ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, तो इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं, तथा यह गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो मतलब दोनों तरफ से अगर हम समान परिमाण का बल लगा दें तो किसी भी तरीके से अगर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, संतुलित बल कह देंगे। क्या बोल देंगे, संतुलित बल कह देंगे। अब ठीक है, अब इसी समय पर अगर मान लीजिए इधर की तरफ ज्यादा बल लगा दीजिए, ठीक है, और इधर कंपैरेटिवली कम बल लगा दीजिए, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाए, ये जो वस्तु है, लकड़ी है या फिर किताब है, ये एक तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर जाए। ठीक है, एक जगह से उसका अवस्था में परिवर्तन शुरू हो जाए, एक तरफ जो है वो खींचना शुरू हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका मतलब बल तो लग रहा है, दोनों तरफ बल लग रहा है, लेकिन इधर ज्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी
अवस्था में परिवर्तन आ जा रहा है तो ऐसा बल जो हो जाएगा वो असंतुलित बल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असंतुलित बल के रूप में जाना जाएगा। तो इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। डेफिनेटली तो देखने से ही आपको पता चल रहा है कि जो असंतुलित बल होता है वह पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान कर देता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह आ गया कि इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु में जो गति पाई जा रही है वो किसी न किसी असंतुलित बल जो है उसे गति प्रदान कर रहा है। तो पॉइंट यहां पर यह चीज आपकी नोट हो जानी चाहिए कि असंतुलित बल क्या करता है, किसी भी चीज में गति प्रदान कर देता है। ठीक है, अब बात यह होती है कि जब आप किसी भी जगह पर चल रहे होते हैं, किसी भी सतह पर चल रहे होते हैं, पृथ्वी पे किसी भी सतह पर चल रहे होते हैं, तो जब चल रहे होते हैं या गाड़ी चल रही होती है, साइकिल चल रही होती है, कुछ भी चल रही होती है, तो जब आप किसी सतह पर चल रहे होते हैं तो जितना बल आप सतह पर लगाते हैं उसी तरीके का एक बल जो है वो नीचे की तरफ से भी लगता है, यानी सतह भी आपके ऊपर लगाती है। ठीक है, तो उस बल को हम लोग बोलते हैं घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। यही वजह होती है कि हम लोग जो है अपना एक बल लगाकर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम रुक जाते हैं। ठीक है, और हमें लगातार चलने के लिए लगातार बल लगाते रहना पड़ता है, क्योंकि घर्षण बल हमें उल्टी दिशा में रोकने का कार्य करता है। और हम उसको और अगर हमें कंटिन्यू चलना है, लगातार चलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार बल जो है प्रयोग करते रहना पड़ेगा, तभी हम चल पाएंगे, वरना घर्षण बल हमें क्या कर देगा, रोक देगा। बात समझ? अगर घर्षण बल ना होता तो क्या होता, हम एक बार चलना शुरू करते और क्योंकि दूसरी तरफ विपरीत दिशा में कोई बल लग ही नहीं रहा है, सतह द्वारा हमारे ऊपर कोई बल लगाया ही नहीं जा रहा है, तो हम एक बार चलना शुरू करते तो हम चलते ही चले जाते, कोई हमें रोकने वाला ना होता। ठीक है, यह भी हम लोग जब आगे गति की नियम देखेंगे तो उसमें इसको डिटेल में देखेंगे। तो होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहां पर इन्होंने घर्षण बल के बारे में बात बताई है कि जब कुछ बच्चे तो यदि कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता। असल में इन्होंने एक छोटा सा कह सकते हैं कि इन्होंने बताया है, ये वाला 8.4 चित्र में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। इन्होंने ये बताया है, मतलब एनसीईआरटी ने ये बताया है कि ये एक बड़ा सा बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है, इसको दो बच्चे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जब ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं तो इधर की तरफ बल लगा रहे हैं, लेकिन घर्षण बल जो मैंने बताया ना, सतह द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, विपरीत दिशा में, जिधर हम बल लगा रहे होते हैं उसकी विपरीत दिशा में सतह द्वारा जो लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। तो यहां पर क्या है कि इधर की तरफ ये बच्चे बल लगा रहे हैं इस लकड़ी के बड़े से बॉक्स पर। ठीक है, और घर्षण बल जो है इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। अब ये क्या कर रहा है, जितना बल ये लगा रहे हैं उतना लगभग बल घर्षण बल जो सतह का घर्षण बल इनके ऊपर इस बक्से पे लगा रहा है, जिससे क्या हो गया है, ये बल जो है संतुलित हो गया, जिसकी वजह से ये बक्सा जो है अपने स्थान को छोड़कर अपने स्थान को परिवर्तित नहीं कर पा रहा है, यानी इस स्थान से खिसक नहीं पा रहा है। लेकिन उसी जगह पर इन्होंने बल और ज्यादा लगाना शुरू कर दिया। जब बहुत ज्यादा बल लगाना शुरू कर दिया तो ये क्या हो गया, तो फिर भी घर्षण बल इतना है कि इनके बल को संतुलित कर दे रहा, तब भी बक्सा नहीं खिसका। लेकिन उसी वक्त जो है इन्होंने और बल लगाया, और ज्यादा बल लगाया। जब और ज्यादा बल लगाया तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, घर्षण बल जो है वो असंतुलित हो गया, यानी घर्षण बल कंपैरेटिवली अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो कम हो गया जितना कि ये बल लगा रहे हैं। तो इनका बल अधिक हो गया, ये जो बल लगा रहे हैं इनका बल अधिक हो गया, घर्षण बल कम हो गया, तो जो सतह द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बल की दिशा में, ठीक है, ये जो है स्थान परिवर्तन करना शुरू कर देगी, यानी कि इधर बल लगाया जा रहा है तो अब ये इमेज या जो भी लकड़ी का ये डिब्बा है ये खिसकना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब घर्षण बल अब इसको संतुलित नहीं कर पा रहा है, यानी घर्षण बल और इन बच्चों द्वारा लगाया जाने वाला बल जो है वो असंतुलित हो गया है। इसी वजह से इस बक्से को अब क्या मिल गई है, गति मिल गई है। इसी वजह से ये बक्सा अपने स्थान को परिवर्तन कर देगा। तो वही चीज इन्होंने
यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं, यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच में। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता। 8.4 बी में बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं होता, और उसके बाद जब और जोर से करते हैं तो फाइनली जो है वो क्या होता है, ऐसा होता है कि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है, जैसे 8.4 सी में दिखाया गया, और यहां असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। तो ये पूरी लाइन टू लाइन मैंने आपको बता दी कि इन्होंने क्या एक्सप्लेन कर, पहले मैंने आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, फिर लाइन टू लाइन वहां पर भी एनसीईआरटी में भी दिखा दिया कि इन्होंने क्या इस एक्सपेरिमेंट से, ये जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उससे इन्होंने क्या आपको समझाया है। तो इसका मतलब यह है वही बल वाली बात जो पहले हमने बात करी थी कि असंतुलित बल ही क्या करता है, किसी चीज के अवस्था परिवर्तन या उसको गति प्रदान करता है। तो यहां पर भी क्या हुआ कि असंतुलन जब शुरू हो गया, मतलब कि जब बच्चों ने जो बल लगाया और उसके विपरीत दिशा में लगने वाला घर्षण बल जब असंतुलित हो गया तो क्या हो गया, ये बक्सा अपने स्थान को छोड़कर आगे बढ़ गया। ठीक है, तो यही बात बताई गई है। इसी तरीके से जब हम पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, कहीं पर भी कुछ भी करते हैं, हर जगह ये चीज लागू होती है। तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी आप साइकिल चला रहे होंगे आपको लगातार बल लगाते रहना पड़ेगा, वरना घर्षण बल जो सतह द्वारा लग रहा है वो आपको क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा, रोक देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, अगर मान लीजिए घर्षण बल ना होता तो आप क्या होता है, एक बार पैडल साइकिल पर मारते और आप फुर हो जाते, फिर तो आप कभी रुकते ही नहीं। ठीक है, आप चलते चले जाते। तो घर्षण बल ही आपको क्या करता है, आपको कहता है कंट्रोल हो जाओ, ज्यादा उड़ो मत, वरना पता लगा एक पैडल मारने पर आप पता लगा पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तुरंत पहुंच जाते, कोई आपको रोकने वाला ही ना होता। ठीक है, तो घर्षण बल ही घर्षण बल सतह द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और यह विपरीत दिशा में हमारे बल, अगर हम साइकिल चला रहे होते हैं तो हमारे विपरीत दिशा में काम करता है। फिर आगे क्या करता है कि इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है किसी वस्तु का सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज अगर आप त्वरित कर रहे हैं, मतलब त्वरित मतलब कि लगातार उसके अंदर लगातार जो है उसके वेग में परिवर्तन ला रहे हैं। त्वरण याद है, पिछले चैप्टर्स में आपको बताया गया कि त्वरण क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद इसको कंप्लीट कीजिए। तो मतलब यह है कि जब आप किसी की वेग में परिवर्तन करते हैं, किसी भी चीज के वेग में परिवर्तन जो होता है उसे त्वरण कहते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज में त्वरण लाना है, यानी कि उसके वेग में लगातार परिवर्तन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। लगातार असंतुलित बल आपको लगाते रहना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज के वेग में लगातार परिवर्तन होता रहे, यानी उसमें त्वरण उत्पन्न होता रहे। तो यह बात बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप तो यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि किसी वस्तु को त्वरित करना है, किसी वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन रखना है, तो आपको असंतुलित बल लगाते रहना पड़ेगा। जो कि असंतुलित बल का मतलब जो विपरीत दिशा में बल लग रहा है, आपको रोकने के लिए उससे ज्यादा बल आपको लगातार लगाते रहना पड़ेगा। तो यहां पर यह बात होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं गति के प्रथम नियम के बारे में। तो गति का प्रथम नियम क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। तो गति के प्रथम नियम की अगर बात करें, गति के प्रथम नियम की बात करें तो सबसे पहले ये गति के जो नियम थे वो कह सकते हैं कि गैलीलियो ने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, लेकिन बाद में जो है न्यूटन ने गति के नियमों को दिया। बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित करने का काम किसने किया, न्यूटन ने किया। न्यूटन को तो आपने नाम सुना ही होगा, न्यूटन ने इसका काम किया। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। ये 3 नियम है। ठीक है,
तीन नियम है गति के, न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन को पहले गैलीलियो, ये गति के नियमों को गैलीलियो ने ही थोड़ा बहुत पहले बताया, लेकिन बाद में न्यूटन ने ही इसको आगे प्रोसीड किया। ठीक है, प्रोसीड किया। अब इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम से जाना था। तो पहला नियम क्या है? ठीक है, पहला नियम बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देता हूं, बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूं, फिर एनसीईआरटी क्या बोलती है उसको मैं अंडरलाइन किए करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, गति का पहला का नियम जो है वो उसका कहना यह है सिंपल भाषा में कि अगर कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, या कोई वस्तु अगर गतिमान है यानी चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक यानी उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन तब तक नहीं आएगा। यानी मैं अगर यहां पर खड़ा हूं तो मैं खड़ा तब तक रहूंगा, या मैं चल रहा हूं तो मैं चलता तब तक रहूंगा जब तक कि मुझे मेरी अवस्था में परिवर्तन के लिए, ठीक है, मेरी अवस्था में परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार का बल, ठीक है, प्रयोग में ना लाया जाए। ठीक है, बल में प्रयोग मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं खड़ा ही रहूंगा जब तक कि मेरी अवस्था परिवर्तन यानी मुझे वेग देने के लिए कोई बल का प्रयोग ना किया जाए। अगर मुझे बल दिया जाएगा तो मैं क्या होगा, मेरी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अगर मैं चल रहा हूं एक वेग के साथ चलता चला जा रहा हूं, साइकिल चलाता चला जा रहा हूं, तो मेरे वेग में परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता है, ठीक है, वेग में, या मैं रुक तब तक नहीं सकता हूं जब तक कि मेरे ऊपर एक बल का प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, बल का प्रयोग ना किया जाए। तो मतलब इसी को न्यूटन का हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम नियम बोलते हैं, प्रथम नियम बोलते हैं। तो क्या लिखा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। मतलब समझ रहे हैं, मैं अगर स्थिर अवस्था में हूं तो स्थिर में रहूंगा, या मैं चल रहा हूं तो मैं चलता रहूंगा, ये तब चलता रहूंगा, रुकूंगा तब तक नहीं जब तक कि मुझ पर कोई बल ना लगा दिया जाए, या फिर मैं अगर स्थिर अवस्था में हूं तो मैं तब तक गतिमान नहीं होऊंगा जब तक मुझ पर कोई बल ना लगा दिया जाए। तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। बिल्कुल बात। तो यही न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अच्छा, न्यूटन के इस प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन का ये जो प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब ये जड़त्व क्या होता है सर? जड़त्व एक किसी भी वस्तु की वो प्राकृतिक अवस्था या वो भौतिक अवस्था है जिसमें कोई वस्तु अपनी जो भी स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहना चाहती है, उसमें वो परिवर्तन नहीं चाहती। मतलब सीधी सी बात है, कंफर्ट जोन जिसे कह सकते हैं। मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, जिस लाइफ को जी रहे हैं उसी लाइफ में बने रहना चाहते हैं। और अब आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है, तो आईएएस बनना है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपसे कहा जाए आईएएस बन जाओगे, तुम देश बदल दोगे, दुनिया बदल दोगे, तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जो अवस्था आज की अवस्था है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। और परिवर्तन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहती है, उस स्थिति को बदलना नहीं चाहती है, वो जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। तो हम आईएएस बनने का सपना तो देख लेते हैं, हम बड़े बड़े काम करने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन मेहनत कर यानी बल नहीं लगाना, लगाना नहीं चाहते, और साथ ही साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते। हम चाहते हैं बस ऐसे बैठे बैठे टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, यूट्यूब देखते हुए तुरंत हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, लेकिन हालात क्या है, क्योंकि हम अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि आपकी गति तभी बदलेगी, आपकी अवस्था तभी बदलेगी, आप जिस अवस्था में आज मौजूद है उससे आईएएस तभी बनेंगे जब आप अपने ऊपर एक बल का प्रयोग करेंगे। बल यानी अपने कंफर्ट, और जब बल लगेगा तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, और ये कंफर्ट जोन में जब बाहर निकल रहे होंगे तो ये जो है आपका जो बेसिक नियम है, मतलब बेसिक कह सकते हैं नेचर है, उसके खिलाफ होगा। यानी कि आप अपनी अवस्था में परिवर्तन तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको बिना किए इस अवस्था में परिवर्तन
बिना किए आप एक जगह से दूसरी जगह यानी कि आज जहां पे मौजूद है वहां से आईएएस नहीं बन सकते हैं। तो मतलब मेरा यहां पर यह कहना है कि मैंने इसको थोड़ा सा आईएएस से रिलेट कर दिया कि भैया सीधी सी बात है कि कंफर्ट जोन से अगर आईएएस बनना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, अपनी अवस्था में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा और अवस्था में परिवर्तन के लिए बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। और यह आसान काम भी नहीं है। क्यों नहीं आसान काम है? क्योंकि क्या कहता है गति का नियम, जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती, यह उसका बेसिक लॉ होता है। तो जो बेसिक नेचर होता है तो अपने नेचर को चेंज करना आसान काम थोड़ी ना है, सीधी सी बात है। तो मतलब अपना अवस्था परिवर्तन अगर आप चाहते हैं तो बल लगाना पड़ेगा और यह आसान काम नहीं होगा, क्योंकि आपका बेसिक जो नेचर है वो ये कहता है कि मैं अब अपनी अवस्था में सब कुछ पाना चाहता हूं, लेकिन बेसिक अवस्था में जो हमारी इस वक्त वर्तमान अवस्था है उसमें परिवर्तन नहीं चाहता। तो वही बात यहां पर कही है कि सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की अवस्था को की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यानी कोई भी चीज अगर अपनी अवस्था में खड़ी है, ठीक है, स्थिर है या चल रही है, लगातार एक किसी गति से चल रही है, तो वो उसी गति से चलना चाहती है। कोई चीज खड़ी है तो उस खड़ी रहना चाहती है, यानी स्थिर अवस्था में रहनी चाहती है, और इसे ही क्या बोलते हैं? जड़त्व कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जब तक बल का प्रयोग नहीं होगा तब तक क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। तो किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम जब तक विरामावस्था में रहते हैं तब तक मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक ना लगाई जाए। मतलब यह सीधी सी बात है कि हम किसी मोटर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो जब मोटर गाड़ी चल रही है, मान ली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो हम जब उसके अंदर बैठे हैं तो हमारी भी गति उसी, मतलब जिस चीज में हम बैठे हुए हैं, यानी कि अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कार चल रही है तो हमारी भी जो गति है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है, उसी के अंदर, क्योंकि उसी के साथ तो अटैच होकर हम चल रहे हैं। लेकिन बात क्या होता है कि उसी वक्त ब्रेक मारी जाए तो हम क्या है? जड़त्व में रहना चाहते हैं, यानी उसी अवस्था में बने रहना चाहते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अवस्था में ही बने रहना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने गाड़ी पर ब्रेक तो लगा दी, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारी अवस्था तो अभी भी वही गति वाली है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? उसको बैलेंस करने के लिए हम आगे की तरफ थोड़ा सा, ठीक है, आगे या पीछे की तरफ जो है वो हम क्या हो जाते हैं? अपनी अवस्था को बैलेंस करने के लिए क्या होता है? हमारा शरीर जो है या तो आगे की तरफ झटका पा जाता है या पीछे की तरफ वो झटका पा जाता है, जिससे हमारा शरीर क्या करता है? बैलेंस करने की कोशिश करता है। मतलब यह है कि हमने तुरंत ब्रेक तो मार दी तो गाड़ी तो रुक गई, उसका जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी उससे तो वो लो पर 0 पर आ गई या 10 किलोमीटर पर आ गई। लेकिन ऐसी कंडीशन में हमारा शरीर पर ब्रेक नहीं लगी, तो उसी की वजह से हमें क्या लगते हैं? धक्के लगते हैं। जब भी हम गाड़ी में बैठे रहते हैं तो आगे पीछे जो धक्का हम खाते हैं, जब कभी मोटर गाड़ी जो ड्राइवर ने कार को रोक दिया या बहुत तेजी से स्पीड बढ़ा दी, तो ऐसी कंडीशन में हम क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि हमारी अवस्था परिवर्तन का, हमारा शरीर जो हमारी प्राकृतिक अवस्था, जो उस वक्त की अवस्था होती है, उसको बदलने का विरोध करता है, जड़त्व में रहना चाहता है। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसी को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि हमें थोड़ा सा झुकाव देखा जाता है। तो वही बात कही कि सीट के सापेक्ष हम जब तक विरामावस्था में रहते हैं, जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक ना लगाई जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बना रहता है और गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती है। तो वही बात जो मैंने आपको समझाई, क्योंकि आप जड़त्व में रहना चाहते हैं, आप स्थिर अवस्था में ही बने रहना चाहते हैं, और कार में जब ब्रेक लगी तो उसी को बैलेंस करने के लिए आप क्या हो जाता है? आपका शरीर जो है वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो उससे आप बच सके इसलिए सीट बेल्ट को लगाया जाता है। इसी के विपरीत अनुभव हम तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं, मोटर बस अचानक चल पड़ती है। यह तब होता है जब हम पीछे की तरफ ऐसे तुरंत जो है वो पीछे की तरफ बैलेंस हमारा शरीर होता है। तो वही उसी तरीके, क्योंकि हम खड़े हैं तो हमारी अवस्था जो है इस वक्त स्थिर है और हम स्थिर अवस्था
में ही जड़त्व के नियम के अनुसार कि हम अपना अवस्था परिवर्तन नहीं चाहते हैं, लेकिन गाड़ी तभी चल गई, ठीक है, तभी चल गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पीछे की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं, मोटर बस अचानक चल पड़ती है, इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है, गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है, मतलब अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यही वजह होती है कि ऐसी घटना हमारे साथ होती है। तो होप कि यह बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि क्यों ऐसा होता है। कोई भी चीज बस इतना दिमाग में रखिए कि अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, इसे ही जड़त्व कहते हैं। जड़त्व कहते हैं। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसी को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, झुक जाते हैं, ठीक है, जब कार मूव कर रही होती है तो वो भी जड़त्व की वजह से, तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम के से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। हम गाड़ी में ऐसे चले हैं तो सरल रेखीय गति में चल रहे हैं, एक बार की मोड़ दी गाड़ी तो ऐसी कंडीशन में बैलेंस करने के लिए हमारा शरीर भी मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो हम सरल रेखीय गति करना चाहते हैं, तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है और अवस्था परिवर्तन का हमारा शरीर विरोध करता है। और अगर हम तो उसी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, उसे अगर विरोध ना करें और उसको बैलेंस हम ना करें तो फिर हम गिर जाएंगे, तो उसी को बैलेंस करने के लिए हमारा शरीर थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो ठीक है, तो प्रथम जो नियम है गति का, वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल का प्रयोग ना किया जाए, ठीक है, और कोई भी चीज गतिमान तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल लगाकर उसे रोका ना जाए। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं, जड़त्व तथा द्रव्यमान। अब इसमें क्या बताया है इन्होंने, जड़त्व तथा द्रव्यमान। अब इसमें क्या बताया, इसमें यह बताया है जड़त्व तथा द्रव्यमान में कि देखो जड़त्व जो है वो इस पर निर्भर करता है, आपके द्रव्यमान पर बहुत निर्भर करता है, ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यही चीज को यहां पर इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। मतलब सीधी सी बात है कि आप एक सामने पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, और वो स्थिर अवस्था में जड़त्व में है, ठीक है, और आप उस पर बहुत तेजी से बल लगाते हैं तो वो पत्थर थोड़ी दूर भी शायद ना जाए, हो सकता है आपके पैर को ही चोट लगा दे। बात समझ में आ रही है, वो अपने स्थान का परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है, बहुत भारी सा पत्थर है, लेकिन उसी जगह पर उतना ही बड़ा लेकिन द्रव्यमान में बहुत कम फुटबॉल रखा हुआ है, और आप जो है उस फुटबॉल पर जब बल लगाते हैं तो वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेता है, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पत्थर था उसका द्रव्यमान ज्यादा था और उसी जगह पर फुटबॉल का द्रव्यमान क्या था, कम था। तो द्रव्यमान, तो अगर किसी भी उस पत्थर के जड़त्व को बनाए रखने के लिए, उसकी विरामावस्था को बनाए रखने के लिए उसके द्रव्यमान ने क्या किया, उसकी द्रव्यमान ने ही उसके जड़त्व को यानी कि उसकी विरामावस्था को बनाए रखने में मदद की, ठीक है, मदद की। उसी जगह पर फुटबॉल कम हल्का था, उसका द्रव्यमान कम था, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि उसका द्रव्यमान कम होने की वजह से जैसे हमने थोड़ा सा बल लगाया वो अपने स्थान को परिवर्तित कर गया, उसमें गति आ गई। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब यह है कि जड़त्व बनाए रखने के लिए उसका स्थिर अवस्था, किसी भी वस्तु की स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए उसका द्रव्यमान बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान ज्यादा है तो स्थिर अवस्था यानी उसका जड़त्व मेंटेन रहेगा, और अगर उसी जगह पर उसका द्रव्यमान कम है तो उसमें तुरंत गति आ जाएगी, वो अपनी अवस्था को परिवर्तन कर देगा, उसका वो विरोध ज्यादा नहीं करेगा। तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि उस वस्तु का वही चीज यहां पर बताई गई है कि अगर वस्तुओं का जड़त्व अधिक, इससे स्पष्ट होता है कि वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो जितना ज्यादा
द्रव्यमान होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो जड़त्व में रहेगी। अगर वो उसका द्रव्यमान कम होगा तो वो आसानी से उसका जड़त्व जो है वो मतलब उसके अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, यानी वो बहुत देर तक जड़त्व में नहीं रह सकेगी, वो अपने अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका मतलब जितना ज्यादा भारी चीज होगी, जितना ज्यादा द्रव्यमान वाली चीज होगी, उसकी अवस्था में परिवर्तन लाना उतना ही मुश्किल होगा, और जितना हल्की चीज होगी उसकी अवस्था में परिवर्तन लाना उतना ही आसान होगा। इसका मतलब जड़त्व जो है वो कहीं ना कहीं द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। तो इसी वजह से इन्होंने लास्ट में लिख दिया है, इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, उसका द्रव्यमान जड़त्व की माप है। तो इसका मतलब जड़त्व जो है वो कहीं ना कहीं द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है। बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। पत्थर और फुटबॉल वाला याद रखिएगा, पत्थर और फुटबॉल वाला, ठीक है दोनों साइज सेम, लेकिन पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है तो वो जड़त्व में की अवस्था में बना रहता है, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन आसानी से नहीं होता है। लेकिन उसी जगह पे फुटबॉल भी उतनी ही साइज का है, लेकिन उसका द्रव्यमान कम है तो उसके जड़त्व में परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई। अब हम लोग बात करेंगे गति के दूसरे नियम पर। गति का जो दूसरा नियम है या द्वितीय नियम है वो क्या कहता है कि जब किसी भी वस्तु पर हम एक बल लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन आता है। जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतने उसके वेग में परिवर्तन आएगा। वेग में परिवर्तन का मतलब कि त्वरण आएगा, ठीक है, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो त्वरण होता है, उसके जो त्वरण आता है और उस त्वरण किसी भी वेग, उसके वस्तु के वेग में जो वेग में परिवर्तन होता है या त्वरण आता है, तो उसका जो प्रभाव होता है वो डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पर, और साथ ही साथ वो जिस वेग से चल रही है, वो चीज जितने वेग से चल रही है, तो उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर डिपेंड करेगा। यानी उसका जो प्रभाव होगा, कोई भी चीज अगर गतिशील है तो उसका जो प्रभाव होगा वो उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यही वाली बात होती है कि अगर एक सीधी सी बात है, एक ट्रक है वो खड़ी है, उसका द्रव्यमान कुछ भी है, चाहे वो सैकड़ों किलो की है, लेकिन अगर आप उससे हल्का सा टक्कर मार देते हैं, अगर उसमें वेग नहीं है, तो अगर आप टक्कर मारते हैं तो आपको कोई चोट नहीं लगेगी। लेकिन उसी जगह पर अगर उसके अंदर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ जाए, यानी कि उसका वेग जो है परिवर्तित हो जाए, तो वेग थोड़ा सा बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो जो मास होता है उसके वेग के साथ क्या होता है, कंबाइंड होकर, ठीक है, कंबाइंड होकर उसका जो इंपैक्ट होता है, उसका प्रभाव इतना तेज होगा कि अगर आप टक्कर उससे खा जाएं तो हो सकता है आपको बहुत गंभीर चोट लग जाए या आपकी मौत भी हो सकती है। तो बात आप समझिए। तो यहां पर मामला क्या है कि कोई भी गतिशील जो वस्तु है, ठीक है, उसके अंदर जो उसका जो मास है, यानी उसका जो द्रव्यमान है और उसका जो वेग है, वही क्या करता है, उसके प्रभाव का कारण होता है। और ये जो चीज होती है इसे कहा जाता है संवेग कहा जाता है। तो यही चीज यहां पर कही गई है कि इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। इस प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है, यानी कि वही बल जब दिया जाता है तो उसमें त्वरण आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर किसी चीज को त्वरित कर रहे हैं तो जितना ज्यादा बल उस पर लगाएंगे उतना ज्यादा वो उसके अंदर त्वरण आएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है जिसे संवेग कहा जाता है, और इस राशि को न्यूटन से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान m और v के गुणनफल के से परिभाषित किया जाता है। p = mv, यानी संवेग का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि मास यानी उसका द्रव्यमान और उसके वेग के, ठीक है, का गुणनफल जो है उसका संवेग कहलाता है। तो इसका मतलब कि उसका प्रभाव जितना कोई भी चीज है, कोई मास वाली चीज है, अगर वो 100 किलोग्राम की है तो उसका प्रभाव यानी कि उसका जो संवेग होगा उसके वेग के गुणनफल के बराबर होगा। यानी 100 किलोग्राम की है और अगर उसका वेग मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो उसका जो है वो संवेग जो है वो अलग प्रकार का होगा। लेकिन उसी जगह पर अगर उसका वेग बढ़ा दिया जाए तो उसका जो है वो इंपैक्ट यानी उसका संवेग और ज्यादा अधिक हो जाएगा और वो उतना ज्यादा इंपैक्टफुल होगी। तो एक छोटा सा कंकड़ का पत्थर है, पत्थर है या कंकड़ है, तो अगर वो छोटा सा कंकड़ है, अगर ऐसे पास से उसका वेग जो है हल्के से वेग बहुत कम दीजिए तो वो आपको ज्यादा प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन वही चीज जो है बहुत तेजी से वेग से अगर मैं आपको मार दूं तो आपके शरीर में छेद हो जाए, ठीक है। गोली है, छोटी सी है, अगर ऐसे मार दी जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसी को बंदूक से बहुत ज्यादा उसको रफ्तार दे दी जाती है तो वो उसके अंदर संवेग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, बहुत जबरदस्त संवेग उत्पन्न हो जाता है, आपको घायल कर देती है, आपके पूरे शरीर को
फाड़ कर निकल जाती है। तो मतलब ये यहां पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी चीज को, और इसको सिंपल भाषा में समझिए कि किसी भी चीज पर जितना ज्यादा बल लगाया जाएगा उसका उसके शरीर उसका उस वस्तु में उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, वो उतनी ज्यादा तेजी से त्वरित होगी। ठीक है, उसके अंदर त्वरण उतनी तेजी से उत्पन्न होगा। और अगर कोई चीज त्वरित है यानी उसका जो है वेग बहुत ज्यादा है, तो वो अपने मास के साथ मल्टीप्लाई करके यानी गुणन करके वो उतना ही ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएगी, यानी उसका संवेग बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो उतनी ही तेजी से किसी भी चीज पर को प्रभावित करेगी। ठीक है, उतनी ही फोर्स से वो किसी भी चीज को प्रभावित करेगी। तो यहां पर बात वही चीज कही जा रही है। तो P इज इक्वल टू mv, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, और चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु में वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। यानी किसी भी चीज का जो संवेग होता है यानी कि उसके मास और जो वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि इसका जो गुणनफल होता है, वो उसके ऊपर लगने वाले बल का ही, यानी कि एक असंतुलित बल जब लगाया जाता है तभी किसी भी चीज में संवेग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब यहां पर यह बात कही जा रही, तो इसे ही संवेग का नियम कहते हैं। अब इसी को F इज इक्वल टू ma से भी दर्शाते हैं। ठीक है, यानी F का मतलब होता है बल, फोर्स, m मतलब मास और a फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको इस तरीके से भी दर्शाया जाता है। तो बल, तो ये बल का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, यानी कोई भी चीज आपके ऊपर उतना ही ज्यादा बल लगाएगी, यानी कोई भी चीज आप पर उतना ही तेजी से बल लगाएगी लगाएगी जितना उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा और मास होगा। तो बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे न्यूटन, आइजैक न्यूटन के नाम पर भी रखा गया, यानी इसका मात्रक न्यूटन रखा गया है। ठीक है, न्यूटन रखा गया। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जा सकता है। तो बल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। संवेग का वहां P इज इक्वल टू mv था, और यहां पर बल का क्या है, F इज इक्वल टू ma। कोई भी चीज है अगर उसका फोर्स आपको पता करना है तो उसके मास और यानी उसके द्रव्यमान और वो किस त्वरण से गतिशील है, ठीक है, उसको अगर हम क्या करते हैं, गुणनफल कर दें, यानी कि गुणन कर दें, उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो उसको वो हमारा उसका बल निकलकर सामने आ जाएगा। इसे किससे दर्शाते हैं, इसे न्यूटन से दर्शाते हैं, यानी इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्राय देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे करते हुए देखा है? अब देखो, जब क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार जैसे मान लीजिए कैच आता है, तो कैच बहुत तेजी से, क्योंकि आपने बैट से उसको बहुत तेजी से बल दिया है, गेंद को बहुत तेजी से बल दिया है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में जब बैट से आपने बहुत ज्यादा बल उस क्रिकेट बॉल को दिया हुआ है, जिससे उसमें बहुत ज्यादा संवेग उत्पन्न है, तो अगर वो कैच आता है तो उसको अगर आप ऐसे ही हार्ड सरफेस ऐसे लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा संवेग है, तो ऐसी कंडीशन में वो आप पर जो बल लगाएगी, यानी वो गेंद जब आप पर बल लगाएगी तो इतना ज्यादा लगाएगी कि आपके हाथ को चोट लग सकती है, हाथ टूट भी सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, उसके संवेग को कम करने के लिए आप क्या करते हैं कि बॉल कैच लेने के बाद जो कैचर होता है वो पीछे की तरफ ले जाता है, यानी कि धीरे धीरे वो ऐसे पकड़ता है और बॉल को, हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है, जिससे उसका संवेग कम हो जाए, उसका इंपैक्ट यानी उसका जो लगने वाला बल है वो कम हो जाए और हाथ पर चोट कम से कम लगे। तो वही चीज यहां पर देखें, क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्ररक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे, इस प्रकार इस क्षेत्ररक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी, इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। ठीक है, इसी तरीके से जब ऊंची कूद वाले खेलते हैं, तो ऊंची कूद जब कूदी जाती है तो जहां पर वो गिरते हैं उस जगह पे या तो गद्दा रख दिया जाता है, ठीक है, या फिर वहां पर जो है वो रेत रख दी जाती है। तो इससे क्या होता है, जब आप गिरते हैं गद्दे पे, तो गद्दे का जो कुशन होता है वो क्या कर देता है कि आपके मतलब जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसमें समय ज्यादा लगता है और फाइनली क्या होता है कि आपको चोट कम लगती है। अगर हार्ड सरफेस पे गिरेंगे तो जो आपका जो वेग शून्य होने में वो समय कम लगेगा, संवेग में परिवर्तन जो है बहुत जल्दी हो
हो जाएगा, मतलब उसमें समय बहुत कम लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको चोट भी लग सकती है। तो ये जो होता है ऊंची कूद में कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसे खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से मामला होता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो इसी चीज के हैं, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए आप बालू में जो है वो ऊंची कूद वाला गिरता है या फिर किसी गद्दे पे गिरता है, कैच जो है वो लेते समय हाथ को पीछे लाया जाता है। ये सब जो है इसलिए होता है क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा आपके हाथ पर ना पड़े, आपके हाथों को चोट ना लगे, शरीर को चोट ना लगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उसके समय काल को, यानी समय काल को बढ़ाया जाता है। ठीक है, समय काल को बढ़ाया जाता है, चाहे वो गेंद के पकड़ने का या फिर गद्दे पे कूदने की बात हो रही है। अब गति के जो तीसरे नियम की बात करें, गति का तीसरा नियम सिंपल भाषा में मैं फिर इसको भी समझा दूं कि सिंपल भाषा में इसे क्या कहते हैं। तो गति का तीसरा नियम कहता है कि भैया जितना एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा, यानी कि अगर कोई भी एक्शन किसी चीज पर किया जाता है, जितना ज्यादा बल उस पर लगाया जाता है, इतना ही इक्वल एंड अपोजिट बल जो होता है, फोर्स होता है, उतना ही बल जो है वो अपोजिट दिशा में भी आपके ऊपर लगता है। ठीक है, हम अगर चलते हैं तो हम पैर द्वारा जो है वो पृथ्वी पर एक बल लगाते हैं। ठीक है, बल लगाते हैं और पृथ्वी भी उतना ही बल हमें उल्टी दिशा में लगाती है। यही कारण है कि हम चल पाते हैं। इसी तरीके से जब सिंपल सी भाषा, वो सिंपल सा एक एग्जांपल है कि जब रॉकेट जो है वो उड़ान भरता है, तो रॉकेट जो है अपने जो ईंधन उसके अंदर भरा होता है, उस ईंधन की वजह से, ईंधन जो है जो उसके अंदर भरा हुआ है, उस ईंधन को वो जलाता है और जलाने के बाद एक फोर्स, एक बल लगाता है नीचे की तरफ, पृथ्वी की सतह की तरफ, और फिर पृथ्वी ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से रॉकेट को एक बल प्रदान हो जाता है और इसकी वजह से रॉकेट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। फिर से समझिए क्या होता है, इसके अंदर बहुत हजारों किलोग्राम का फ्यूल भरा होता है, ईंधन भरा होता है। ये ईंधन जलता है, जलने पर ये जो है एक बल लगाता है पृथ्वी की सतह की तरफ। पृथ्वी इक्वल और अपोजिट यानी उतना ही बल उल्टी दिशा में लगाती है उस रॉकेट की तरफ, जिसकी वजह से रॉकेट को गति प्रदान हो जाती है और रॉकेट जो है वो आसमान की तरफ उड़ जाता है। तो यही चीज है कि हर चीज का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वही गति का तृतीय नियम है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, परिमाण में समान होते हैं, जितना बल लगाएगा उतना ही बल मिलेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, मैं इधर लगा रहा हूं, ये इधर लगा रहा है, तो दोनों बल परिमाण में सेम होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। रॉकेट वाला एग्जांपल आपने देख लिया और सारी चीजें एग्जांपल आपने देख लिया। क्या यह बल हमें उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी, अच्छा जब हम चल रहे होते हैं तब भी एक बल मैंने पहले शुरू में बता दिया कि पृथ्वी पर लगाते हैं, पृथ्वी अपोजिट दिशा में हम पर लगाती है, जिसकी वजह से हम क्या है, मूव कर पाते हैं। तो वही बात यहां पर कही गई है कि नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं, सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम पीछे ढकेलते हैं, वो हमें आगे की तरफ ढकेलती है, क्योंकि हमेशा ये जो विपरीत बल है, ठीक है, एक्शन का जो रिएक्शन है वो विपरीत दिशा में लगता है, तो हम उसको पीछे की तरफ ढकेलते हैं। पृथ्वी जो है हमें उतनी ही परिमाण से आगे की तरफ ढकेलती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट हो पाती है। तो इसे ही न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब डिपेंड करता है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड अपोजिट बल तो लगता है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि हम जो बल लगा रहे हैं वो किस पर लग रहा है। फिर वही वाली बात आ जाएगी, द्रव्यमान वाली बात आ जाएगी कि कितनी बड़ी द्रव्यमान वाली चीज पर हम वो बल लगा रहे हैं इस पर। अब जैसे बंदूक है, तो बंदूक ने बल लगाया किस पर, गोली पर। ठीक है, गोली पर एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से गोली छोटी थी, उसका द्रव्यमान कम था, तो बहुत तेजी से वो कहां पर निकली, बंदूक से निकल के बाहर गई। अब क्या गोली भी वापस उतना ही बल बंदूक पर लगा रही है? बिल्कुल लगा रही है, क्योंकि नियम, न्यूटन का नियम तो यही कहता है कि जितना बल आप किसी चीज पर लगाए गए, इक्वल एंड अपोजिट, यानी उतना ही, ठीक है, उतना ही उल्टा बल जो है वो चीज आप पर भी लगाएगी। तो बंदूक जो है वो गोली पर एक बल लगा रही है, उतना ही बल इक्वल और अपोजिट लगा रही है गोली बंदूक पर, लेकिन बंदूक, गोली का जो द्रव्यमान है वो कम है
और बंदूक का द्रव्यमान उसके कंपैरिजन में, ठीक है, उसकी तुलना में ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब हमने गोली दागी तो गोली पर जो बल लगा उसकी वजह से वो बहुत तेजी रफ्तार से, उसमें बहुत तेजी से संवेग उत्पन्न हो गया, बहुत तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन उतना ही बल जब उसने हमारी बंदूक पर लगाया तो क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा था तो वो उतनी तेजी से पीछे नहीं आई, बल्कि उसके द्रव्यमान की वजह से क्या हुआ, वो हल्का सा झटका उस पर लगा, ठीक है, हल्का सा झटका लगा, लेकिन उस रफ्तार से वो पीछे की तरफ नहीं गई जिस रफ्तार से जो है वो गोली आगे की तरफ गई। तो मतलब ये है कि बल तो उतना लगेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि दूसरे पर आप बल, दूसरा जो वस्तु है जिस पर उसका अपोजिट बल लग रहा है उसका द्रव्यमान कितना है। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो उसके पर उस बल का प्रभाव उतना नहीं होगा जितना कि छोटी वस्तु पर या छोटे द्रव्यमान वाली चीज पर होगा। बात समझ में, इसको ध्यान रखना होगा। तो आप बंदूक से गोली मारते हैं, गोली चलाते हैं, तो गोली के ऊपर आप जो बल लगा रहे हैं उसकी वजह से वो बहुत दूर तक सफर तय करती है, बहुत तेजी से वार करती है, लेकिन उतनी तेजी से बंदूक आप पर वार नहीं करेगी, क्योंकि बंदूक जो है वो बल तो उतना ही लग रहा है लेकिन उसका द्रव्यमान ज्यादा होने की वजह से उसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी यह बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है, बंदूक की गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है, इससे बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है, एक नाविक द्वारा, ठीक है, होता है, तो इसलिए हमें वो प्रभावित नहीं करती है। इसी तरीके से एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है और नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। कभी भी आप नाव पे चढ़े तो नाव को ऐसे करके कूदेंगे जब आप तट पर, तो क्या होगा, जितना बल आप नाव पर लगाएंगे नाव आप पर लगाएगी, आप आगे कूद जाएंगे, नाव थोड़ी सी पीछे खिसकेगी। लेकिन नाव का द्रव्यमान क्योंकि बहुत ज्यादा है तो वो बहुत पीछे नहीं जाएगी, थोड़ा सा उसमें बदलाव, उसकी अवस्था में परिवर्तन देखा जाएगा, लेकिन आप बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हमने इसको कंप्लीट किया। तो न्यूटन का मतलब एक बात ये भी क्लियर हो गई कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो बिल्कुल कहता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। जब भी हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स वो वस्तु भी हम पर उतना ही लगाती है जितना कि हम उस पर लगाते हैं। लेकिन हम ये डिपेंड करता है कि जो दूसरा अपोजिट फोर्स है वो लग किस पर रहा है। ठीक है, अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होगा, द्रव्यमान कम है तो प्रभाव ज्यादा भी हो सकता है, और ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, और अगर बहुत कम है द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, यानी जितना हमने आगे की तरफ लगाया उससे ज्यादा हमें हमारे ऊपर लग जाए। तो सीधी सी बात है, ये डिपेंड करता है द्रव्यमान पर भी। तो सीधी सी बात है, हर एक चीज उतना ही न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं उतना ही वस्तु हम पर भी लगाती है। लेकिन यह हमें याद रखना है कि हमारा द्रव्यमान और उसके द्रव्यमान में अगर डिफरेंस है तो वो प्रभाव, ठीक है, वो प्रभाव डिपेंड करेगा द्रव्यमान पर, कि जिसका द्रव्यमान छोटा तो कम होगा उस पर प्रभाव उसका ज्यादा दिखाई पड़ेगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उस पर उसका प्रभाव कम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसका द्रव्यमान का। तो ओवरऑल ये बातें थी। तो ये हम लोगों का बल्क था और न्यूटन के नियम थे। होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी पूरी की पूरे चैप्टर 1 घंटे के अंदर या उसी के आसपास के वक्त में कंप्लीट हो जाए। तो इसके जितनी भी सीरीज है उसको जरूर देख लीजिए, ये आपके बहुत काम की होगी। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।